जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आप देख रहे हैं जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल को और मेरा नाम है सर मेहरान शहजाद। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है डैफोडिल्स, जो कि यूनिट 5 है क्लास 9 का। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है डैफोडिल्स। ये एक नज़म है, एक पोएट है, पोइम है, जिसे हम क्या कह सकते हैं कि ये नरगिसी फूलों के बारे में है। जैसे पाकिस्तान या किसी भी आप मुल्क के फूल की बात करें तो उसको कहते हैं जैस्मीन। जैस्मीन होता है कि आपका नेशनल जो फ्लावर होता है। तो ये जो डैफोडिल्स हैं इन्हें आप कहते हैं नरगिसी फूल। यहां पर मैंने विलियम वर्ड्स लिखा हुआ है। ये एक्चुअली पोएट का नाम है और इसने 1770 में ही वाज बोर्न एंड 1850 में इनकी डेथ हो गई थी। सो लेट्स टॉक अबाउट सम स्टैंजा, ठीक है, जो कि पोएम की बहुत अहम चीज होती है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी हमें आना चाहिए। अब रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्या चीज है? जैसे आप उर्दू में पढ़ते हैं, एक शेर है, उसके नीचे आप हवाले मतन देते हैं, हवाले मतन के नीचे आप तशरीह देते हैं। इसी तरह इंग्लिश में भी स्टैंजा के नीचे जो है आप उसको रेफरेंस लिखेंगे, रेफरेंस के बाद कॉन्टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट के बाद एक्सप्लेनेशन। So I wandered lonely as a cloud that floats on high vales and hills। यहां पर वेल्स का मतलब एक्चुअली आपकी वैलीज हैं, वादियां। तो मैं वॉन्डर्ड कर रहा हूं, मतलब शायर कहते हैं, विलियम्स वर्ड कहते हैं, मैं घूम फिर रहा हूं, मैं घूमने फिरने निकला हूं। ठीक है, आप इसको रोमिंग भी कह सकते हैं, मूविंग भी कह सकते हैं। अकेला एज अ क्लाउड, एक बादलों की तरह अपने आप को तशबीह दे रहे हैं, अपने आप को सिमिली कर रहे हैं। ये सिमिली बेसिकली यूज होता है आपके लिए ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। दैट फ्लोट्स ऑन अ हाई वेल्स एंड हिल्स। अब यहां पर वेल्स और हिल्स पहाड़, छोटे, वैसे पहाड़ियों को भी कहते हैं, छोटे पहाड़ों को भी कहते हैं। फ्लोट्स मतलब बादल हूं मैं, अकेला तैर रहा हूं, मतलब चल रहा हूं। When all at once I saw a crowd, और एकदम से मैं रुकता हूं और मुझे नजर आता है कि एक बहुत ज्यादा रश हुआ है। अब वो किस चीज का है? Let's see, a host of golden daffodils, सुनहरी नरगिसी फूलों का बहुत जबरदस्त किस्म का रश हुआ है जो मेरी मेजबानी के लिए खड़े हैं। Beside the lake, और इसी लेक के साथ, मतलब झील के साथ, beneath the trees, दरख्तों के नीचे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, हवा में ये फ्लटर कर रहे हैं, मतलब लहरा रहे हैं, और डांस मतलब नाच रहे हैं। So you can just see that ये continuous as the stars that shine, ये इतने ज्यादा मुसलसिल सितारों की तरह लग रहे हैं, मतलब मुसलसिल लाइन है इनकी, एक बहुत ज्यादा तादाद में नरगिसी फूल हैं जो सितारों की तरह चमक रहे हैं। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और ये चमकते हैं कहकशां में, मतलब ग्रुप ऑफ स्टार को आप मिल्की वे कहते हैं, तो ये कहकशां की तरह चमकते हैं। दे स्ट्रेच्ड इन द नेवर एंडिंग लाइन, और वो इस कदर फैले हुए हैं कि वो कभी नहीं खत्म हो सकते, मतलब इतनी ज्यादा तादाद में हैं। अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, और ये किनारे पर इतनी ज्यादा मार्जिन के साथ भी अगर आप देख लें तो ये इनकी तादाद कम नहीं होती है। अलोंग द मार्जिन 10,000 सो आई एट अ ग्लांस, और एक ही नजर में मैंने 1000 देखे। यहां पर ग्लांस मतलब होता है स्टेयर करना, गौर से देखना, घूरना, और अलोंग 1000 मतलब 10,000 नरगिसी फूल। एंड टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, और अपने सिरों को जो है वो ऐसे ऐसे डांस कर रहे हैं, मतलब इनके जो फ्लावर्स के जो बर्ड्स हैं वो डांस कर रहे हैं। द वेव्स बिसाइड देम डांस बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, और जो झील की लहरें हैं वो भी बहुत चमक रही हैं। स्पार्कलिंग और ग्ली एक दूसरे के सिनोनिम है, बहुत ज्यादा ब्राइट है, रोशन है, चमक रही हैं। अ पोएट कुड नॉट बट ही गे, वो कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय खुशी के। गे यहां पर खुशी को कहा जा रहा है। इन सच अ जॉकेंड कंपनी, एक बहुत हैप्पी कंपनी में हूं मैं, मतलब वो कहता है कि मुझे सोहबत मिली है और खुशी वाली सोहबत मिली है। आई गेज एंड गेज एंड गेज द लिटिल थिंग्स, और मैं देखता ही रहता हूं। इतना ज्यादा वो अट्रैक्टिव है, इतने डीप, लवली और खूबसूरत हैं कि मैं उनके अंदर जो है मगन हो जाता हूं और उनको गेज मतलब ग्लांस करता रहता हूं। अभी मैंने आपको ग्लांस पिछले स्टैंजा में पढ़ाया है, उसे कहते हैं गौर से देखना। What wealth the show to me had brought, और ये किस किस्म की दौलत ये मेरे लिए इन्होंने दिखाई है।
और अगर हम बात करें आखिरी स्टैंजा की, फॉर ऑफन व्हेन ऑन माय काउच आई लाई, मतलब जब भी अक्सर मैं अपने काउच पर लेटता हूं, मतलब अपने सोफा पर लेटता हूं, ऑफन यहां पर ऑफ्ट लिखा हुआ है, वी जस्ट से दैट ऑफन, तो मैं अक्सर जब भी अपने सोफा पर लेटता हूं इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड, या सोचने वाले, या मैं बिल्कुल ही एम्प्टी मूड में हूं, या मैं सोचने वाले मूड में होता हूं, दे फ्लैश अपॉन, दे यहां पर डैफोडिल्स को कहा जा रहा है, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, और मेरी अंदर जो है इनर हार्ट के अंदर ये दोबारा से मेमोरीज जो हैं वो फ्लैशबैक करती हैं, विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी रहमत है, बहुत बड़ी नेमत है मेरी तन्हाई के लिए, एंड देन माई हार्ट विद प्लेयर फिल्स, और फिर मेरा जो दिल है वो भर जाता है खुशी से, एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और डैफोडिल्स के साथ डांस करता है, मतलब मैं झूम उठता हूं और मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। और अगर आप नेक्स्ट पेज नंबर 52 की बात करें तो यहां पर नोट्स एंड कमेंट्स लिखे हुए हैं उसके बारे में, विलियम्स वर्ड्सवर्थ के बारे में। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न एट द कुकर माउथ इन कम्बरलैंड यूके, मतलब वो यूके में पैदा हुए थे, और जो कुकर माउथ वो जगह का नाम है, ऑन अप्रैल 7th 77, मतलब 1770 में 1770 में पैदा हुए थे। हिज पैशन फॉर नेचर इज वेल नोन, बहुत ज्यादा मशहूर थे, बहुत लोग जानते थे उनको अपनी कुदरत के जज्बे की वजह से, दैट इज वाई ही इज रेफर्ड टू एज द पोएट ऑफ नेचर, इसी वजह से उनको कुदरत का शायर कहा जाता है। वर्ड्सवर्थ इज अ ट्रू वर्शिपर एंड आर्डेंट लवर ऑफ नेचर, बिल्कुल जी, बहुत मानते थे कुदरत को वो, इट वॉज क्रीड फॉर हिम, वो उनके लिए मजहब बन चुका था, रिलीजन बन चुका था। अकॉर्डिंग टू हिम नेचर इज अ टीचर एंड प्रीचर, बिल्कुल जी, उनके लिहाज से अगर बात की जाए तो जो नेचर है वही उनको सिखाने वाला है, प्रीचर मतलब वही आगे उनको गाइड करने वाला है। इन दिस पोएम द पोएट हैज प्रेजेंटेड बिफोर अस the healthy, ennobling, purifying and enduring impact of nature on human beings। अगर आप ये नज़म पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि लोग जो हैं वो ज़्यादातर इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं, लेकिन कुछ मशहूर शायरों ने भी इनकी तारीफ बयान की है, उनके कुछ नाम हैं वो आपसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। टू द कुकूक जो हैं वो फेमस पोएम्स बाय विलियम्स वर्ड्सवर्थ को रीड करते हैं और इंजॉयड करते हैं। लूसी ग्रे भी हैं, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, The 2 April mornings, it is a beauteous evening, solitary reaper, we are 7। ये वो poems हैं जिनको बहुत ज़्यादा मशहूर नज़में जानी जाती हैं विलियम्स वर्ड्सवर्थ की। अब let's talk about the theme। अगर आप देखें पेज 52 पर आपको notes and comments भी दिखा हुआ है और फिर theme भी दिया हुआ है, तो अगर आप उसमें theme में जाएं तो आप पढ़ेंगे कि जी we probably have some moments in our life that we replay in our memory। बिल्कुल, हमारे जिंदगी में ऐसे जरूर वक्त आते हैं या अच्छे मौके गुजरते हैं जिनको हम याद करते हैं इन फ्यूचर या प्रेजेंट के अंदर भी। उसके बाद लिखा हुआ है जी, इमेजेस टू विच फोटोग्राफ्स और वीडियोस कैन नॉट बी जस्टिस बिकॉज दे कैन नॉट कैप्चर आवर फीलिंग्स। आप अगर तस्वीर और वीडियोस को संभाल के रखें और आप कहें जी ये वो है, लेकिन ये उसके इक्विवेलेंट नहीं है, मतलब आपका अगर कोई अच्छा दिन गुजरा है या अच्छा लम्हा, अच्छा वक्त गुजरा हुआ है, वो आप याद कर सकते हैं और वो आपके याद करने से आपका जो दिल है वो खुशी से भर सकता है, ना कि आप तस्वीर और वीडियोस जो हैं उनके अंदर वो फीलिंग्स कैप्चर नहीं हो सकती। In this poem, Williams Wordsworth captures both the images, feelings concerned with a special moment in his life। उन्होंने दोनों moments को capture किया अपनी जिंदगी के। The poem is a tribute to nature and its manifestations in its glory। उन्होंने अजमत बयान की हुई है कि कितनी ज्यादा उनको खुशी हुई इस नज़म को लिखते हुए। It beautifully represents before us not only the attractive and exciting beauty of nature, ये हमें बहुत खूबसूरती से पेशकश करती है नज़म और बताती है कि किस तरह से ये अपनी तरफ खींचने वाले और बहुत खूबसूरत कुदरत को बताते हैं नज़म के अंदर, बट ऑल्सो द प्यूरिफाइंग एंड इंड्योरिंग इंपैक्ट ऑफ इट ऑन ह्यूमन बींग्स। और ह्यूमन बींग्स इंसानों पर किस तरह से बताया जा रहा है कि ये इंपैक्ट करती है नेचर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पोएम फॉर योर बोर्ड ऑल्सो। तो अभी हम जो है ग्लॉसरी करते हैं और उससे भी हम ये अखज़ करेंगे कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप सिनोनिम्स में देखें तो ये ग्लॉसरी बहुत ज़्यादा आती है। सो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग अबाउट ग्लॉसरी, एंड इफ वी जस्ट
रोड ऑन द टॉप ऑफ द बोर्ड इज वेरी गुड। तो अगर आप देख सकते हैं कि ये ग्लॉसरी है यूनिट 5 की। अगर आप देखें फर्स्ट वर्ड फ्लटरिंग है, ये आपके फर्स्ट ईयर में भी लाजमी आएगा। तो दैट्स मीन कि इसका मतलब होता है मूव करना, मतलब मूविंग इन द एयर या फ्लाई करना। और दूसरा वर्ड है आपका ग्ली। ग्ली होता है जॉय या हैप्पीनेस। इस जो नज़म है उसके अंदर जो जॉय का मतलब उन्होंने बताया है खुशी बताया है। होश का मतलब वैसे तो मेजबानी होता है, लेकिन यहां पर जो नज़म में बताया गया है वो है इन लार्ज नंबर्स, मतलब कि बहुत ज्यादा तादाद में डैफोडिल्स ने वेलकम किया था, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत मरतबा आया हुआ है। इसका मतलब होता है हैप्पी, मतलब खुशी। उसके बाद लिखा हुआ है जी ट्विंकल, ट्विंकल कहते हैं शाइन विद अ लाइट, मतलब रोशनी के साथ चमकना। फेंट टू ब्राइट, मतलब मध्यम से रोशनी की तरफ जाना भी आपको ट्विंकल कहलाता है। पेंसिव भी बोर्ड में आ चुका है। पेंसिव का मतलब होता है थॉटफुल, मतलब थॉटफुल किसे कहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा सोचने वाले को, मतलब जो सोचता है। उसके बाद सॉलिट्यूड है, उसे कहते हैं आप लोनलीनेस, और सॉलिट्यूड के साथ जो मीनिंग लोनलीनेस लिखा हुआ है उसे कहते हैं तन्हाई। मतलब दीज आर सम वर्ड्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड, बिकॉज अगर वो आपको रिव्यू 1, 2, 3 के अंदर से पेपर नहीं देगा तो वो ग्लॉसरी से जरूर पेपर देगा। तो इसके साथ ही जो है अब ग्लॉसरी खत्म होती है, तो हम अब इसके आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। So let's talk about the comprehension, and which is the unit 5 daffodils question answers. तो अगर सवाल जवाब की बात की जाए तो पहला सवाल है what is the central idea of the poem। अगर आप इसके मरकजी ख्याल की बात करें तो वो क्या है। The central idea of the poem is that it presents before us not only the attractive and exciting beauty of nature। ये जो मरकजी ख्याल है नज़म का, ये ना सिर्फ हमारे सामने पुरकशिश अपनी तरफ खींचने वाली या पुरजोश कुदरत की खूबसूरती को अयां करता है, ना सिर्फ, बल्कि ऑल्सो द प्यूरिफाइंग एंड इंड्यूरिंग इम्पैक्ट ऑफ इट ऑन ह्यूमन बींग्स। ठीक है जी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आपकी एक खूबसूरती है, मतलब नरगिसी फूलों में एक खूबसूरती है और वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, और इसका असर, इम्पैक्ट जो है वो इंसानी मतलब किसी भी नेचर पर है। जैसे कि शायर कहता है मैं थिंकिंग मूड और सैड मूड में होता हूं, तो मेरी सैड मूड वाली नेचर को ये बहुत ज्यादा हैप्पी कर देती है, खुश कर देती है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है जी व्हाट डू द डैफोडिल्स रिप्रेजेंट इन द पोएम। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत मरतबा आया हुआ है। डैफोडिल्स जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं नेचर और इसके इंसान पर असरात। मतलब नरगिसी फूल की अगर आप नज़म पढ़ते हैं तो ये पेशकश करेगी, ये नुमाइंदगी करेगी कुदरत की और इंसानी जिंदगी के असर पर, मतलब इंसानों पर असर पर। थर्ड क्वेश्चन है जी व्हाट वेल्थ डू मेमोरीज ऑफ द सीन गिव टू द पोएट। मतलब ये जो आपकी नज़म के अंदर वेल्थ की डिस्कशन हुई है, ये किस चीज़ की जो मेमोरीज हैं, यादाश्त हैं, उस शायर के मंजर में दिखाई जा रही हैं। मतलब नज़म में किस मंजर, किस यादाश्त के मंजर के बारे में बताया जा रही है, तो वो उसका आंसर देख लेते हैं। It's about moments in our life that we replay in our memories। ये हमारे वो लम्हात हैं जिंदगी के जो हम दोबारा से अपनी यादाश्त में रिवाइंड करते हैं, पीछे करते हैं। क्योंकि नज़म के अंदर शायर जब भी कभी उदास या परेशान होता था तो वो नरगिसी फूलों की खूबसूरती को अपने दिमाग में, अपनी यादाश्त में लेकर आता था और वो खुश हो जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 है लिस्ट द वर्ड्स दैट हाइटन द साउंड इफेक्ट इन द पोएम। आपने इस मतलब पोएम के अंदर वो वाले वर्ड्स बताने हैं जो साउंड इफेक्ट बता रहे हैं पोएम के अंदर। वेल्स एंड हिल्स, स्प्राइटली डांस, जॉक एंड कंपनी, ये वो तमाम वर्ड्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको बता रहे हैं कि जी साउंड का इफेक्ट क्या है, मतलब कितना ज्यादा हाई पर ये साउंड गई है।
क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो हाउ हैज द पोएट हाइटेंड द इम्पैक्ट ऑफ द पोएम बाय यूजिंग द फिगरेटिव लैंग्वेज। जैसा कि आप इसी चैप्टर की आगे जो मैंने वीडियोस बनाई उसमें आप फिगरेटिव लैंग्वेज को बड़ी डिटेल में मैंने बयान किया हुआ है, तो आप उसको इस सवाल को पढ़ने या समझने से पहले ज़रूर देखें ताकि आपको पता चल जाए फिगरेटिव लैंग्वेज का इस पोएम पर इम्पैक्ट क्या है। द पोएट हैज़ हाइटेंड द इम्पैक्ट ऑफ द पोएम बाय यूजिंग फिगरेटिव लैंग्वेज सच एज, मतलब जो उन्होंने फिगरेटिव लैंग्वेज यूज की है वो एक्चुअली है क्या, वो ये है दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन। वो जो नरगिसी फूल हैं स्ट्रेच, वो फैले हुए हैं कभी ना खत्म होने वाली कितार में। एंड 10,000 सो आई एड अ ग्लांस, और मैंने एक ही नजर में एक ही ग्लांस के अंदर 10,000 नरगिसी फूल देखे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस मुश्किल ना लगे हों, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये पोएम के क्वेश्चंस थोड़े से मुश्किल या कॉम्प्लिकेटेड होते हैं आपके लेसन्स के क्वेश्चन आंसर से। सो डोंट टेक इट सो मच लाइक अ माउंटेन डिफिकल्टी। आपने परेशान बिल्कुल भी होना। अगर आपको मजीद इसको ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत है, जस्ट काइंडली आप मुझे कमेंट कर दें, मैं उसको फिर दोबारा से डिस्क्रिप्टिव के अंदर भी जो कि हम टाइमलाइन देते हैं या आपको सेपरेटली लिंक दे दिया जाएगा, आप उससे मजीद समझ सकते हैं। सो आई होप दैट कि आपका ये यूनिट 5 पेज नंबर 53 पर कॉम्प्रिहेंशन का सारा पोर्शन आपको क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि मैंने इसकी आपको की और खुद से इसको सॉल्व करके आपको दे दिया है। तो ये 5 क्वेश्चंस आपने इसी वीडियो में आपने देख लिए होंगे कि ये हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। आपको प्रॉब्लम है, यू कैन जस्ट कमेंट अस। So we were talking about unit number 5 daffodils. Let's discuss the summary. ठीक है, आपके सामने देख सकते हैं कि ये summary हमने डिटेल में लिखी हुई है एंड विद पैटर्न लिखी हुई है। तो आप बेफिक्र रहें कि आपने इसी तरह टॉपिक लिखना है, नेम ऑफ पोएम लिखनी है, नेम ऑफ पोएट लिखना है। ठीक है, नेम ऑफ पोएम जो है वो डैफोडिल्स है और नेम ऑफ पोएट जो है वो विलियम्स वर्ड्सवर्थ है। सो ये हमारी आज समरी है जो हम इस क्या कहते हैं दुरानिये में कोशिश करेंगे इसको अच्छे से समझने की। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हुई तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स को भी जो है क्लिक करके आप बता सकते हैं, या आपके क्वेश्चंस के ऊपर हम लिंक्स शेयर कर सकते हैं आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। So this poem has been written by William Wordsworth, a romantic poet. He is known as the poet of nature because of his love for it. Most of his poems describe nature and its beauty. तो यहाँ पे लिखा हुआ है he is also भी कह सकते हैं आप, तो आप also भी कह सकते हैं और he is known as भी कह सकते हैं। he is also known as the poet of nature या he is known as the poet of nature। तो ये जो हैं हमारे विलियम्स वर्ड्सवर्थ, ये बहुत ज़्यादा कुदरत के शायर जाने जाते हैं क्योंकि इनको कुदरत से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और इनकी ज़्यादातर नज़में जो हैं वो कुदरत और ख़ूबसूरती को डिस्क्राइब मतलब बयान करती हैं। In this poem, he describes an experience of enjoyment at the sight of beautiful daffodils. Once as he was walking in the countryside when he came across a large number of daffodils growing along the bank of river. तो आप इस नज़म के अंदर तजर्बा बयान किया गया है लुत्फ़ अंदोज़, जो कि खूबसूरत नरगिसी फूलों के मंज़र से लुत्फ़अंदोज़ का तजर्बा जो है उसको बयान किया गया है। एक बार जो है ये शायर बहुत खूबसूरत और बहुत ज़्यादा नरगिसी फूलों के किनारे पर चल रहे थे। The flowers were moving and dancing in the breeze, और जो फूल थे वो जो हैं डांस भी कर रहे थे, नाच भी रहे थे और हरकत भी कर रहे थे हवा की वजह से। This sight delighted the poet and he looked at the flowers for a long time. यही मंजर शायर को बहुत ज़्यादा खुशी देता है और वो फूलों को बहुत देर तक देखता रहा। This sight left a lasting. So we were talking about page number 54 and exercise of daffodils unit 5. अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर figures of speech लिखा हुआ है। तो अगर figures of speech की बात करें तो सिमिली आपका फर्स्ट जो है यहाँ पर टॉपिक है।
अब सिमिली होता क्या है एक्चुअली, अगर आप देख रहे हैं इसकी डेफिनेशन पर तो आप देख सकते हैं कि आ सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच like or as is used to make a comparison between two ideas that are basically dissimilar. मतलब अगर भी कोई सेंटेंस आपके जुमले में as या like उस जुमले में लिखा होगा और उसको कंपेयर किया जा रहा होगा, कंपेयर किससे किया जाएगा, जाहिर सी बात है अगर एक आंखें हैं वो जो हैं सितारों की तरह चमक रही हैं और एक जो मक्खी है, मतलब कि मक्खी तो है नहीं है, वो तो एक लड़की है और वो मक्खी की तरह काम कर रही है। अब एक्चुअली कहने का मकसद क्या है कि अगर लाइक और एज यूज होगा और किसी को तशबीह दी जा रही है, किसी को कंपेयर किया जा रहा है किसी भी चीज के साथ और एज इस्तेमाल हो रहा है, शी वॉज एज बिजी एज अ बी, मतलब हनी बी जो होती है वो बहुत मसरूफ होती है, तो वो करती क्या है एक्चुअली, वो यही करती है कि वो पूरा दिन जो है हनी को कलेक्ट करती है, तो इसलिए उसको मुशाबत दी जा रही है और कंपेयर किया जा रहा है। इसी तरह हर आइज ट्विंकल लाइक स्टार्स, और उसकी आंखें जो हैं वो सितारों की तरह चमक रही हैं। ठीक है, सितारा तो नहीं है उसकी आंखें, लेकिन चमक तो रही है सितारों की तरह। तो अगर आप किसी चीज को कंपेयर कर रहे हैं, सो दैट इज बेसिकली सिमिली। मेटाफोर क्या होता है? मेटाफोर, if we write a comparison between two things and omit the word like, then we are using a metaphor. अगर आपने like का word जो है उसको मिस कर दिया है, वो है ही नहीं, मतलब कंपैरिजन अभी भी है। ही प्रूव्ड अ लाइन इन द फाइट, उसने अपने आप को शेर की तरह साबित किया, लेकिन इसमें जो है लाइक मिसिंग है, तो ये मेटाफोर है। उसके बाद लिखा हुआ है हिज हार्ट इज रेड एंड रेड रोज, मतलब कहने का तो मकसद ये है कि उसका दिल जो है वो गुलाब की फूल की तरह है, लेकिन यहां पर एज और लाइक इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो दैट्स मीन कि ये मेटाफोर है। पर्सोनिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इट इज अ फिगरेटिव लैंग्वेज, क्योंकि हम फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं इसलिए उसने ये वर्ड यूज किया। फिगरेटिव लैंग्वेज टेक्निक वेयर एन ऑब्जेक्ट और आइडिया इज गिवन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज, एक ऐसा जो है रवैया जो खसूसियत या खूबी इंसान की बयान कर रहा हो, एक ऑब्जेक्ट, वो कहलाता है पर्सोनिफिकेशन। द कैंडल फ्लेम डांस्ड इन द डार्क, अब देखें बेटा वो डांस तो करती नहीं है, वो तो एक शोल है, उसने क्यों डांस करना है, तो दैट्स मीन कि यहां पर जो डांस्ड है वो पर्सोनिफिकेशन है। द सनफ्लावर्स नोडेड इन द विंड, ये जो सनफ्लावर है मतलब लहरा रहे हैं विंड में, तो यहां पर नोडेड है सर हिलाना, ठीक है, तो ये भी डांस और नोडेड ये दोनों एक दूसरे के पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है, इमेजरी की बात कर लेते हैं। Imagery is the construction of details used to create mental images in the mind of the reader through the visual sense as well as the senses of touch, smell, taste और sound. Imagery actually होता क्या है? अगर आप एग्जाम्पल से फोकस करें तो आपको मजीद समझ आ सकती है। Visual, huge trees in the thick and dark forest. Auditory, the rustling of leaves. Smell, scent of apples. Taste, sweet and juices oranges. Touch, rugged and rough path. मतलब इस बात का कहने का सिर्फ इतना ही है कि अगर आप देखें तो ये ऑडिटरी वर्ड यूज हो रहा है चैप्टर के अंदर और उसका मतलब है सुनाई देना, लेकिन उसने कहा कि पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही है, तो दैट्स मीन ये इमेजिनरी है। उसके बाद टच, रग्ड एंड रफ पाथ को छुआ जा रहा है, तो यहां पर जो टच्ड है वो बेसिकली आपका इमेजिनरी है, लेकिन आपके जुमले में आपकी कहानी में रग्ड एंड रफ पाथ को भी यूज किया जा सकता है। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम इसी बुक का जब 12th चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको मजीद इमेजरी के बारे में बताऊंगा। तो सो कीप वॉचिंग जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल, ताकि आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इस तरह की ग्रामर समझने में वो मजीद क्लियर होती जाए। सो लेट्स टॉक अबाउट वोकैबुलरी ऑन पेज नंबर 55। Use a thesaurus to find 3 more synonyms of the following words. मैंने कोशिश ये की है कि मैं आप लोगों को मज़ीद वर्ड्स जो हैं आपको thesaurus के लिए ना जाना पड़े, और मैं आपके लिए वो चीज़ों को सॉल्व कर चुका हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप 100 देख रहे हैं तो 100 का ऑब्जर्व्ड, वॉच्ड, नोटिस्ड, तो ये सिनोनिम्स बनते हैं इसके। उसके बाद अगर आप ग्लांस देखें तो ग्लांस, लुक, पियर, ग्लेंट। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। इसी तरह गेज उसका है स्टेयर या लुक।
तो ये थिसॉरस से आप जितने ज़्यादा मीनिंग्स जो हैं वो आप फाइंड कर सकते हैं, बेशक आप डिक्शनरी देख लें। तो शाइन का ग्लिटर, ग्लीम, ग्लिस्टन, ट्विंकल, विंकल, ब्लिंक, चमकने को कहते हैं, स्पार्कल, स्पार्क। तो ये इसके थिसॉरस के हिसाब से सिनोनिम्स थे। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आपको ये मजीद आसान लगने लग जाए, क्योंकि सॉ का मतलब देखना होता है, ग्लांस का मतलब भी देखना होता है, और गेज का मतलब घूरना, लेकिन उसको भी आप देखना ही कहते हैं। शाइन चमकना, ट्विंकल भी चमकना को कहते हैं, स्पार्कल भी चमकने को कहते हैं, लेकिन अगर आप मजीद इसके सिनोनिम्स देखते हैं तो इसके मीनिंग्स चेंज नहीं होंगे, लेकिन वर्ड ज़रूर आप लोगों को डिफरेंट मिलेंगे। पेज नंबर 56, यूनिट 5, डैफोडिल्स। कैनोटेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मजीद इसकी डेफिनेशन अगर आप देख लें, कैनोटेशन का मतलब होता है ऐसा एटीट्यूड या ऐसा एहसास जो एसोसिएट होता है एक वर्ड के साथ। ये याद रखिएगा, दिस इज द बेसिक थिंग जो बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। कैनोटेशन मीन्स द एटीट्यूड एंड फीलिंग एसोसिएटेड विद वर्ड एज अपोज्ड टू इट्स लिटरल मीनिंग। जैसे कि अगर मैं सॉलिट्यूड देखूं तो मैं अगर इसके एटीट्यूड और फीलिंग्स को इसके जुड़े हुए वर्ड के साथ देखूं तो वो है पॉजिटिव कैनोटेशन। अगर मैं इसका लिटरल मीनिंग देखूं, मतलब इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो लोनली है, तो लोनली तन्हा को कहते हैं, तो तन्हा नेगेटिव कैनोटेशंस बन जाएंगी। So exercise B, page number 56. Specify positive and negative connotation of each of the following. मतलब अगर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव कैनोटेशंस जाननी हैं गेज और स्टेयर की, यू हैव टू जस्ट वॉच दिस वीडियो। आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा, फिर आपको कैनोटेशन भी समझ में आएगी, पॉजिटिव कैनोटेशन भी समझ में आएगी और नेगेटिव कैनोटेशन भी समझ में आएगी। तो गेज नॉट टू लुक कहते हैं, ना देखना, और स्टेयर ब्लाइंड, ठीक है। अब ये गेज एक देखना है, अगर आप इसकी नेगेटिव कैनोटेशंस पर जाएंगे तो ये कहेंगे नॉट टू लुक, ना देखना। पॉजिटिव कैनोटेशन गेज, नेगेटिव कैनोटेशन नॉट टू लुक। स्टेयर घूरना, ब्लाइंड अंधापन। अगर आप एक जगह आप घूर रहे हैं और एक जगह अंधापन है तो दैट्स मीन ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैनोटेशन है। शाइन डल, चमकना, फीका पड़ जाना। ग्लेयर, चमकना, डार्क, अंधेरा पड़ जाना। हॉट, सिंगल, मतलब ज्यादा सारे लोगों को कहते हैं, यहां पर सिंगल को कहा जा रहा है तो अकेला। कलेक्ट, जमा करना। लूज, हारना, जमा ना करना। सो दीज वर पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैनोटेशंस। So let's talk about collective nouns. What are collective nouns? ठीक है जी, ग्रामर का पोर्शन है ये। collective nouns बहुत आसान चीज़ है, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। जैसे आपकी क्लास है तो क्लास एक कलेक्टिव नाउन है। क्लास कलेक्टिव नाउन कैसे है? जाहिरी सी बात है कि आपने देखा कि जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो एक्चुअली क्या होंगे, वो आपके ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। मतलब क्लास बनती किससे है? स्टूडेंट से, तो इसलिए वो कलेक्टिव नाउन होंगे। आ सिंगुलर नाउन सच एज कमेटी एंड टीम, ये एक ही नाउन है, ठीक है, लेकिन इसका जो मतलब है दैट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। जो इसका मतलब है वो ग्रुप ऑफ पीपल हैं। टीम का मतलब ग्रुप ऑफ प्लेयर्स हैं, कमेटी का मतलब ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं। तो ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। तो क्राउड इन दिस पोएम रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ डैफोडिल्स, है तो इसका मतलब हजूम, लेकिन इस समरी के अंदर इसका मतलब है लार्ज नंबर ऑफ डैफोडिल्स को क्राउड कहा जा रहा है। विच कलेक्टिव नाउन मीन्स, मतलब इन सब में अगर देखें तो कलेक्टिव नाउन कौन सा बनता है? अ कलेक्शन ऑफ शिप्स, अ कलेक्शन ऑफ कैटल, अ कलेक्शन ऑफ सिंगर्स, अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। तो कलेक्टिव नाउन यहां पर अ कलेक्शन ऑफ शिप्स बन रहा है, ए ऑप्शन। एक्सरसाइज सी की बात करें तो यूज द वर्ड्स गिवन इन एक्टिविटी सी इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। वो कह रहा है कि ये तमाम वर्ड्स के जो आपने अभी नेगेटिव और पॉजिटिव कैनोटेशन की है उसके आप जुमले बनाएं। सो एज यू कैन सी दैट के गेज का यहां पर सेंटेंस बना हुआ है, द काउ गेज्ड एट द ग्रास इन डिलाइट, ठीक है, वो बड़ी खुशी के साथ घास पर गौर से देख रही थी। सलमा स्टेयर्ड एट हिम इन एंगर, तो जो सलमा थी वो बहुत गुस्से के साथ घूर रही थी, लगातार देख रही थी। द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई, ये जो सितारे हैं ये आसमान में चमक रहे हैं। तो शाइन, ठीक है, स्टेयर, गेज, इसी के तो सेंटेंस बनाने हैं। द सन इज ग्लेयरिंग विद फुल फोर्स, ग्लेयरिंग चमकना, तो जो सूरज है वो अपनी पूरी ताकत के साथ चमक रहा है।
देयर इज अ हॉर्ड ऑफ स्टार्स इन द मिल्की वे। हॉर्ड का मतलब होता है झुमगटा, मतलब कलेक्शन ऑफ स्टार्स को कहा जा रहा है, तो वो कहकशां होती है। वी कलेक्टेड स्टेम्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज, यहां पर जो कलेक्टेड है उसका जुमला बना हुआ है कि हमने बैरूनी ममालिक की स्टेम्स को कलेक्ट किया। तो अगर आपको कैनोटेशन और नेगेटिव कैनोटेशन नहीं समझ में आती है तो काइंडली जस्ट क्वेश्चन अस इन द कमेंट, तो मैं आपको एक लिंक दूंगा, उससे आपका क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो जाएगा। आपको कैनोटेशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में कोई इश्यू नहीं रहेगा इंशाल्लाह। पेज नंबर 57 एंड यूनिट 5 डैफोडिल्स। बी एक्सरसाइज अगर आप देखते हैं, अंडरलाइन द प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस इन द पोएम। आपने पूरी पोएम पढ़नी है और उसके अंदर प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस को जो है अंडरलाइन करना है। सो लेट्स कम टू द स्टैंजास सो दैट वी कैन जस्ट अंडरलाइन द प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस। So as you can see on your screen, there is the first stanza and I have made the clouds on the prepositions of place. तो यहां पर ओ ई आर लिखा हुआ है और अपॉस्ट्रोफी आप देख सकते हैं, तो ये ओवर वेल्स एंड हिल्स है। तो जो ओवर है यहां पर प्रेपोजिशन ऑफ फ्रेज है। तो इसी तरह बिसाइड को भी मैंने जो है क्लाउड्स बनाया हुआ है, तो ये फर्स्ट स्टैंजा के अंदर ये दोनों जो हैं आपके प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस हैं। उसके बाद अगर आप सेकंड स्टैंजा में देखें तो ऑन द मिल्की वे इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन इन ऑफ अ बे सॉरी, तो ये तीनों के तीनों आपके क्या हैं, प्रेपोजिशन ऑफ फ्रेज हैं। तो आपने पोएम के अंदर, सारी पोएम के अंदर अंडरलाइन करने थे, तो मैंने इसको क्लाउड्स बना दिया है, तो आप मजीद इसको बेहतर तरीके से देख सकते हैं। तो स्टैंजा 3 में कोई प्रेपोजिशन ऑफ फ्रेज नहीं है, तो अगर आप इधर देख सकते हैं स्टैंजा 4 के अंदर ऑन माई काउच आई लाई, तो यहां पर ये प्रेपोजिशन ऑफ फ्रेज है। Exercise B, page number 54. In daffodil, similes are used in stanzas 1 and 2. Can you tell what two things are compared to in each of these stanzas? तो आप बताएंगे जी स्टैंजा 1 और 2 के अंदर कि कौन से ऐसे सिमिली जो हैं इन दो स्टैंजा के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो क्यों ना हम जो है स्टैंजा पर चलते हैं और उधर इसको इजीली पिकअप कर सकते हैं। तो स्टैंजा 1 की बात करते हैं, तो मुझे तो सबसे पहला मिसरा, सबसे पहली लाइन के अंदर ही आई वॉन्डर्ड लोनली एज आई क्लाउड मीन्स टू से कि एज यहां पर जो है वो बहुत बड़ा सिमिली है। तो स्टैंजा 2 के अंदर भी चलते हैं और देखते हैं वहां पर कौन सा सिमिली यूज हुआ है। स्टैंजा 2 के अंदर भी फर्स्ट मिसरा, फर्स्ट लाइन जो है वो बता रही है कि मैं सिमिली हूं। कॉन्टिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन, तो ये जो एज जिस भी स्टैंजा में यूज हो रहा है दैट्स मीन कि ये बहुत बड़ा सिमिली है, क्योंकि अभी हमने पिछली जो है इसी वीडियो में जो फर्स्टली किया है हमने यही किया है जी सिमिली क्या चीज है। तो सो दिस फर्स्ट लाइन इज सिमिली एज वी कैन सी दैट कि यहां पर एज यूज हुआ है। एक्सरसाइज सी में कह रहा है पिक आउट द वन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन फ्रॉम द पोएम, मतलब हमें एक पर्सोनिफिकेशन की एग्जाम्पल निकालनी है। तो क्यों ना हम पोएम की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले स्टैंजा के अगर आप देखें तो मुझे यहां पर व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड, तो देखें वो हजूम तो है नहीं है, तो लेकिन यहां पर जो क्राउड है वो यूज हो रहा है पर्सोनिफिकेशन के तौर पर। ठीक है जी, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स को कहा जा रहा है। सो यू कैन सी दैट व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड, क्राउड यहां पर पर्सोनिफिकेशन है और क्राउड को कहा जा रहा है अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। पेज नंबर 55, here is a list of few similes, metaphors and personification. Can you identify them? Write S for simile, M for metaphor, P for personification. तो अगर आप देखें टाइम इज मनी, तो ये सिमिली है। ठीक है, सिमिली का मतलब होता है कि आप अगर किसी चीज को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, द एप्पल ऑफ माई आई, ये भी सिमिली है। फिर एज बिजी एज बी, ये भी सिमिली है। The wind whispered the rumors of the forest,
पर्सोनिफिकेशन है। एज जेंटल एज अ लैम, तो ये भी आपका सिमिली है, ठीक है। उसके बाद एज कनिंग एज अ फॉक्स, ये भी सिमिली है। ब्राउन ग्रास वॉज बेगिंग फॉर वाटर, ये आपका पर्सोनिफिकेशन है। एज वाइज एज एन आउल, ये आपका सिमिली है। सो आई एम गोइंग टू राइट एस एस एंड पी फॉर दिस, ताकि आपके लिए ये और इजी हो जाए। So time is money, simile, as busy as a bee, simile, wind whisper, the rumor. So we were solving the 57 page number exercise C. Use the following prepositions in sentences of your own: behind, beside, next to, under, over, along, across. इन तमाम के आप sentences अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो दीज आर द सेंटेंसेस जो कि एक्सरसाइज में पूछे गए थे। प्रेपोजिशंस के आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। बिहाइंड पीछे को कहते हैं, ही वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मी। बिसाइड के साथ मतलब साथ खड़े होने को कहते हैं, शी वॉज स्टैंडिंग बिसाइड मी। नेक्स्ट टू आगे मतलब थोड़ा सा आगे खड़े होने को कहते हैं, ही वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू मी। अंडर नीचे, द कैट इज अंडर द टेबल। तो ये सारे प्रेपोजिशन हैं जिसके उसने जुमले बनाने को कहा था। सो गो ओवर योर लेसन वंस मोर। गो ओवर, ओवर भी प्रेपोजिशन है। वो कह रहे हैं कि जरा गो थ्रू करें जाकर अपने लेसन को, इस पर जाकर पढ़ें, इसको गो थ्रू करें। कम अलोंग मी, कम विद मी, मतलब अलोंग का जुमला हमने बनाया, तो विद और अलोंग ये दोनों प्रेपोजिशन है। अक्रॉस, माई होम इज अक्रॉस द ब्रिज। अक्रॉस मतलब पार करके, गुजर करके, आप इधर से गुजर जाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि मेरा घर जो है वो एक पुल से पार करके है, गुजर कर है। So as you can see that we are still on the page 57. कंजंक्शंस के बारे में हम पढ़ने लगे हैं। कंजंक्शंस एक्चुअली होते क्या हैं? किसी भी दो जुमलों को जोड़ने वाला लफ्ज वो कंजंक्शन कहलाता है, चाहे वो बट हो, ऑन, नॉर हो, either, also, however, only, so, hence, because, that, while, ये दो जुमलों को जोड़ने वाले को कहते हैं। तो we just can read that conjunction joins words and sentences. अल्फाजों को और जुमलों को जोड़ने वाली चीज को कंजंक्शन कहते हैं। There are two kinds of conjunction. One is coordinating conjunction, second is subcoordinating conjunction. बड़े आपने ध्यान से पेन और पेंसिल के साथ इसको पढ़ना है और देखना है, कोई क्वेश्चन आए you can ask it. These conjunctions join sentences of equal rank. याद रखिएगा ये जो जुमले हैं वो एक जैसे रैंक के जुमलों को मिलाते हैं। बट, और, नॉर, आइदर, ऑल्सो, हाउएवर, ओनली, सो, हेंस। और सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं? दीज कंजंक्शन ज्वाइन सेंटेंसेस वन ऑफ विच इज डिपेंडेंट ऑन द अदर। ये अगर ऐसे कंजंक्शन है कि एक जुमला दूसरे जुमले पर डिपेंड करता है, जिसकी वजह से ये वाले कंजंक्शंस इस्तेमाल होते हैं। बिकॉज, दैट, व्हाइल, अनलेस, एज, व्हेन, सिंस, इफ, दो। तो ये आपकी दो टाइप्स थी कंजंक्शन की, और ये बोर्ड के हवाले से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। So you can see on your screens that fill in the blanks with the appropriate conjunctions. अभी हमने coordinated conjunctions और subordinating conjunctions पढ़े हैं। तो he ran fast but he missed the train. Wait till I return. Work hard lest you should fail. अब मेहनत करो इससे पहले कि तुम नाकाम ना हो जाओ। I did not come because you did not invite me. अब ये वाला जुमला और ये वाला जुमला इस दोनों पर एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है। बिकॉज यू will get a prize if you deserve it, मतलब फिर ये वो वाला कंजंक्शन है जो इस जुमले को और इस जुमले को आपस में डिपेंडेंट कर रहा है। तो ये बस सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और कोऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शंस हैं उसमें आपको फर्क बताना था। यूज एनी 5 coordinating conjunctions and any 5 subordinating conjunctions in sentences of your own. तो आपने 5 जुमले बनाने हैं जी दोनों टाइप्स के। तो हम क्यों ना पहले जो है सब या
यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग पहले कर लेते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग रहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को पहले करते हैं। कैरेट्स एंड अनियंस आर वेजिटेबल्स, ये आपका कोऑर्डिनेटिंग है, डिपेंड नहीं कर रहा एक दूसरे पर। नासिर इज क्लीनिंग हिज मोटर बाइक और रिपेयरिंग इट, दोज मैंगोज आर अनराइप सो यू कैंट ईट देम। यू कैन आइदर की स्पेलिंग ठीक नहीं है यहां पर, स्टे हियर और कम विद मी। So these are the correct spellings of either, and he also speaks a little Arabic. So let's talk about subordinating conjunctions. Subordinating conjunction क्या होते हैं जी? Nasir could not go to school because of his illness. देखा, because उस कंजंक्शन में इस्तेमाल हो रहा है जो एक दूसरे जुमले पर डिपेंड कर रहे हैं। Where are the books that I bought yesterday? That की वजह से मतलब ये दो जुमले आपस में जुड़ तो रहे हैं, लेकिन ये और ये जुमले आपस में डिपेंडेंट हैं। I will not forgive him unless he speaks the truth. Although Hamid is only 12, he is very fast runner. As you sow, so shall you reap. तो ये जो so और as हैं, ये भी एक आपके subordinating conjunctions हैं। Page number 58, Unit 5, Daffodils. Use of the present and past participles. ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत आसान चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो बी कॉन्शियस और आप पेंसिल्स और रजिस्टर्स को काइंडली अपडेटेड रखिएगा। पार्टिसिपल क्या होता है जी? पार्टिसिपल एक फॉर्म ऑफ वर्ब को कहते हैं जो एडजेक्टिव और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, मतलब मजीद इंफॉर्मेशन को ऐड करने के लिए इस्तेमाल होती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्चुअली होता क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं जी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी को। उसने कहा कि ऑल प्रेजेंट पार्टिसिपल्स एंड इन आईएनजी, जितने भी प्रेजेंट पार्टिसिपल्स हैं वो सब के सब आईएनजी पे एंड होते हैं, जैसे कि लाफिंग, फॉलिंग, स्टिंगिंग। द लाफिंग लेडी, द फॉलिंग टेम्परेचर, द स्टिंगिंग रिमार्क। तो ये जो लाफिंग, फॉलिंग और स्टिंगिंग है, ये सब के सब प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं। पास्ट पार्टिसिपल द मोस्ट इजीएस्ट वन, ठीक है जी। जिस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को ईडी लगाओ, मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही पास्ट पार्टिसिपल होती है, लेकिन उसके लिए रेगुलर वर्ब और ईडी का लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। द पास्ट पार्टिसिपल्स ऑफ ऑल रेगुलर वर्ब्स एंड इन ईडी। तो जो भी टायर्ड, इंजर्ड, क्रैक्ड, जो भी आपका ईडी पर एंड होगा वो तमाम के तमाम पास्ट पार्टिसिपल कहलाएंगे। द टायर्ड डांसर, द इंजर्ड प्लेयर, द क्रैक्ड वेज। हाउएवर, irregular verbs have various past participle endings such as thrown, ridden, built and gone. ये सब के सब past participles हैं।